हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि मैं टाइपिंग करने में आज असमर्थ था। तो आइए देखिए यहाँ पे पहला जो हम टॉपिक आज का देखते हैं, बालक का भाषा विकास। तो यहाँ पे देखते हैं, जब शिशु का जन्म होता है एवं पहली बार वह क्रंदन करता है या रोता है, वही बालक का पहली भाषा होती है। अगर यहाँ पे भाषा की बात की जाए तो बालक की जो पहली भाषा उसका क्या होता है, क्रंदन करना, चिल्लाना या रोना। इस समय बालक को किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। परंतु जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है, वैसे वैसे स्वरों, व्यंजनों एवं अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है और भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। भाषा क्या होता है? भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और सामान्य रूप से अगर देखा गया तो अगर सामान्य रूप से देखा जाए कि शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। बाल्यावस्था व किशोरावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इसी कारण लड़कियां अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में अधिक तेज होती हैं। अगर हम बात करें हरलाख की, तो हरलाख के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? हरलाख के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। बात करते हैं स्वीट के अनुसार, तो स्वीट ने कहा भाषा जो है वो ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। किसके द्वारा? ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। और यहाँ पे नोट में देखेंगे, बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। अब आते हैं भाषा के भाग। अब भाषा के कितने भाग होते हैं? तो देख सकते हैं भाषा के 4 भाग बताए गए हैं। पहला देखेंगे स्वनिम या ध्वनिम। तो यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, स्वनिम या ध्वनिम। इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता। बालक शैशवावस्था में ऐसी भाषा निकालता है जैसे अ, ई, उ, थ, च, ट, इस तरह के कुछ बिना बिना कोई स्वर के, बिना कुछ ग्रामर फार्मूला के, ऐसे ही कोई दो चार अक्षर अपने मुंह से निकालता रहता है। ये क्या होता है? स्वनिम। स्वनिम ही ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला है रूपिम, या जिसे रूपग्राम भी बोला जाता है। यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। अर्थपूर्ण इकाई का मतलब बोले तो यहाँ से कुछ न कुछ जो बच्चा बोलता है उसका एक अर्थ निकलता है, एक कुछ सेंस निकलता है। इसमें छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द होते हैं। मतलब एक एक वर्ड को मिला करके यहाँ पे वर्ड प्लस वर्ड मिला करके यहाँ पे क्या बनता है? एक शब्द बन जाता है, जो कि बालक आसानी से बोल सकता है। इसका प्रयोग भी शैशवावस्था में होता है, जैसे कल, पल, चल, कम। इस तरह से कुछ शब्द बच्चा निकालता है। आगे आगे आते हैं वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे वाक्य बना हो और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय खाती है, ये शब्द तो बना है, शब्द से वाक्य तो बना है, लेकिन इसका अर्थ सही भी हो सकता है और उसका अर्थ सही नहीं भी हो सकता है। ये रहा वाक्य विन्यास। अगर बात करें अर्थ विन्यास की, तो अर्थ विन्यास में जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हों, ठीक है, यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, अर्थात जब वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण लिए गए हों, तो वह अर्थ विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय पीती है, श्यामा चाय पीती है, और वहाँ पे क्या था? खाती है। ठीक है। अगर मिस्टेक है कहीं पे, उसका सही अर्थ नहीं है, तो वह वाक्य विन्यास है। और यहाँ पे सभी अगर सेंटेंस जो वाक्य हैं वो सभी शब्दों से, अच्छे अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर बने हैं, तो वो अर्थ विन्यास के अंतर्गत आता है। अब आते हैं भाषा सीखने के साधन। भाषा सीखने के जो साधन है वो अनुकरण है, खेल है, कहानी सुनना, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर। ये सब भाषा सीखने के साधन है। कौन कौन? नोट कर लेंगे। अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर। आगे आते हैं भाषा के प्रकार। अब भाषा के जो प्रकार हैं, पहला देखते हैं वाचिक भाषा या मौखिक भाषा, जिसे ओरल लैंग्वेज बोला जाता है। भाषा के इस रूप में व्यक्ति शब्दों, वाक्यों, वाणी के रूप में सूचना को व्यक्त करता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उस बात को समझने की कोशिश करता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? वाचिक भाषा के अंतर्गत आएगा या मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं, दूसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे सिग्नल लैंग्वेज। कोई व्यक्ति अपनी बात को शब्दों या वाक्यों में कहने के बजाय
संकेतों या इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस यातायात को संकेत के माध्यम से नियंत्रित करता है। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप भी इसी भाषा के द्वारा होता है। मूक बधिर मतलब गूंगा। अगर कोई बालक गूंगा है तो वह अपनी जो भाषा होगा, अपनी बातों को वो क्या करेगा, सांकेतिक भाषा से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे आते हैं, सॉरी, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे का नहीं करेंगे। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, इस भाषा के रूप में व्यक्ति अपनी बातें, भावनाएं, इच्छाएं या सूचनाएं लिखकर विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे राकेश छात्रावास में रहता है, वह अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकता की जानकारी पत्र में लिखकर देता है। तो इस तरह से जो अपने विचारों को, आज तो फोन चल गया है, आज तो मोबाइल हो गया है, लेकिन पहले जो लेटर लिखा जाता था, लेटर के माध्यम से या पत्र के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता था। आगे आते हैं, अब देखते हैं स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रगति। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे की आयु दी गई है और यहाँ पे शब्द। तो जन्म से 8 माह तक बच्चा 0 शब्द बोलता है, यह स्मिथ के अनुसार है। और 10 माह के होने के बाद 1 शब्द बोलता है, और 1 वर्ष के होने के बाद 3 शब्द, और 1 वर्ष 3 माह तक होने तक 19 शब्द बोलता है, और 1 वर्ष 3 से 6 माह तक 22 शब्द बोलता है, और 1 वर्ष से लेकर 6 से 9 माह तक यानी कि 1.5 वर्ष के बाद तक 118 शब्द, और 2 वर्ष के होने तक 272 शब्द बोलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चौथे वर्ष में 1550 वर्ष शब्द तक बोल सकता है, और 5वें वर्ष में 2000 से अधिक यानी कि 2072 शब्द बोल सकता है, और छठे वर्ष में 2562 शब्द तक बोल सकता है। अब देखते हैं भाषा के चरण या अवस्थाएं। जो भाषा के चरण या अवस्थाएं होती हैं उसको देखते हैं। पहला है क्रंदन या रोना। पहला चरण क्या है? क्राइंग, चिल्लाना या रोना। बालक की प्रथम ध्वनि पहली भाषा है। बालक के प्रथम ध्वनि या पहली भाषा कौन सी है? क्रंदन या रोना। जन्म के बाद शिशु में सहज क्रिया के रूप में क्रंदन पाया जाता है, जिसे भाषा का प्रथम रूप माना जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह से तुरंत क्रंदन या रोना ही निकलता है, वही उसकी पहली भाषा मानी जाती है, जो सहजता पूर्वक उसे निकालता है। अब देखेंगे दूसरा जो अवस्था है, बबलाना या वालालाप या कूइंग करना, बबलिंग करना। यह क्रिया होती है 3 से 9 माह के बीच में। जैसे दा, आ, बा, चा, इस तरह के भाषा को बोलना, इस तरह के लैंग्वेज बोलना, ये बबलाना होता है। यह बालक के लिए एक खेल है, जिससे बालक को संतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बस बच्चा अपने आप को खुश रखेगा इससे। अंग विक्षेप या हाव भाव। हाव भाव के द्वारा बालक अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब हाव भाव कैसे करता है? मान लीजिए बालक है, अभी 1 माह, 2 माह, 3 माह जो भी हुआ है, अब वो खाने की तरफ अगर देखेंगे तो खाने का सामान तो पहचानेगा नहीं। जो भी वो देखेगा, अगर उसे भूख लगी है, उसे नहीं पता होगा कि वो खाने वाली चीज़ है कि क्या करने वाली चीज़ है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को खाने के लिए झुकेगा। किसी भी चीज़ को खाने के लिए वो दौड़ेगा, मुँह बाएगा और मुँह खोलेगा, और किसी तरह इस तरह का हाव भाव करेगा, जिससे हमको पता चल जाता है कि बालक क्या है, भूखा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को खाने की तरफ दौड़ता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सॉम्पसन एवं लिप्सिट के अनुसार बालक का शब्दकोश। यहाँ पे देखते हैं, सिम्पसन एवं लिप्सिट के अनुसार बालक का शब्दकोश। आयु दिया है, इधर शब्द दिया है। ये जन्म जब होता है तो बालक 0 शब्द बोलता है, यानी कि कोई शब्द नहीं बोलता। 18 माह यानी कि 1.5 वर्ष की आयु में 10 शब्द बोलता है। 2 वर्ष की आयु में 272 शब्द, और 2.5 वर्ष की आयु में 450 शब्द, और 3 वर्ष की आयु में किनके अनुसार है? सिम्पसन के अनुसार 3 वर्ष की आयु में 1000 शब्द, और 3.5 वर्ष की आयु में 1250 शब्द, 4 वर्ष की आयु में 1900 शब्द, और 5 वर्ष की आयु में 2100 शब्द बोलता है। जबकि 10 वर्ष की आयु में 5000 शब्द या 5000 से अधिक शब्द बोलने में सक्षम हो जाता है बालक। आगे देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत। अब भाषा विकास का सिद्धांत ये देखते हैं, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके प्रवर्तक नोम चोमास्की को माना जाता है, नोम चोमास्की। इसके अनुसार भाषा विकास की जन्मजात योग्यता होती है। इनके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इनके अनुसार अगर बात की जाए, जो भाषा विकास होती है, भाषा विकास की जन्मजात योग्यता होती है, इसके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं, उसकी व्याख्या वो नहीं कर सकते हैं। चोमास्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। इनका मानना है जो भाषा विकास होता है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है।
इन्होंने ये बात बहुत बढ़िया बोला है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भाषा विकास होता है वो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे आप जितने मैच्योर होंगे आपका भाषा विकास, भाषा कौशल उतना ही बढ़िया होता है। जैसे आप मान लीजिए अभी क्लास एट्थ में है, सेवन्थ में है और क्लास 12 में आप चले गए, तो वहाँ की जो लैंग्वेज आप जिस तरह से बोलते थे क्लास 7 8 में और क्लास 12 में किस तरह बोलते हैं, आप खुद में वो डिफरेंस कर सकते हैं। या दो बच्चों को खड़ा कर दीजिए, एक क्लास 7 ईयर का, एक क्लास 11 12 का, तो दोनों को कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके जो 7 ईयर्स में होंगे और क्लास 12 के बच्चों से भी अधिक इनकी कौशल अच्छी होती है। तो वो उनकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। क्लास से नहीं डिपेंड होगा, उनकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। और उनका इन्वायरमेंट भी, भाषा कौशल का इन्वायरमेंट भी कहीं न कहीं उन पे असर डालती है। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, जो फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे बच्चे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और हमारे यहाँ बच्चे बच्चे हिंदी बोलते हैं। तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वह जिस भाषा को सुनेंगे उस भाषा को सुनते सुनते उन्हें व्याकरण को भी सरलता से वो सीख जाते हैं। और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोगों को इंग्लिश बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इन्होंने भी भाषा सीखने के दो नियम बताए हैं चोमास्की ने। पहला बताया इन्होंने सतही संरचना का नियम, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है सतही संरचना में। क्या क्या? बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सतही संरचना में आता है। और गहरी संरचना का नियम की बात करें तो इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। नोम चोमास्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जन्मजात प्रवृत्ति होती है किसके अनुसार? चोमास्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनता है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दिया है? तो यह भी पूछा जाता है, तो नोम चोमास्की के द्वारा जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, बालक का नैतिक विकास, नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें देखेंगे नैतिक व्यवहार का अर्थ होता है समाज की नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना। मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोर्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहार विधियां, रिवाज तथा लोक विधियां। प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को निम्न अवस्थाओं स्तर के आधार पर समझाया है। आइए देखते हैं। पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, जिसका जो काल है जन्म से 2 वर्ष तक, स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, और परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष या किशोरावस्था के प्रारंभ तक, और चौथा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था, और पांचवा है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था की बात करें तो यहाँ पे प्री मोरल स्टेज, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, यह बात उसके समझ के बाहर होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता। पूर्व नैतिक अवस्था में देखा जाए तो जो बालक होता है उसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती है कि जैसे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत, क्या सही, इन सब का तर्क वो नहीं कर पाता। यह बात उसके समझ के बाहर होती है और उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता। आगे देखेंगे स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बीच में होता है। बालक अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर ही केंद्रित होता है। उसके लिए वही नैतिक है जो उसके स्वयं से जुड़ा हो। उसके लिए वही नैतिक होता है 3 से 6 वर्ष में जो उसके योग्य हो, उसके नैतिक से जुड़ा हो। अगला देखेंगे परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, कन्फर्मेशन कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। 7 वर्ष से अधिक किशोरावस्था के प्रारंभ काल का संबंध इस अवस्था से है। 7 वर्ष से अधिक किशोरावस्था के प्रारंभ काल का संबंध इस अवस्था से है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है तथा समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिक गुणों का विकास करता है।
चरित्र निर्माण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। तो यह परंपराओं को धारण करने की अवस्था से मतलब क्या है कि इस अवस्था में बालक जो है सामाजिकता के गुणों को धारण करने लगता है, मतलब समाज के बारे में सब कुछ जानने लगता है। ठीक है, बात करने का, बोलने का, हर एक चीज़ अपने से बड़ों से कैसी बोली जाती है, अपने छोटों से के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इन सब के साथ व्यवहार करना या समाज में रहना सब कुछ सीखने लगता है तथा समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने के लिए सभी नैतिक गुणों का विकास हो जाता है और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी इस अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था क्या होती है? यह किशोरावस्था से जुड़ी हुई है और इस अवस्था में बालक सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने लगता है। वह अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करता है। पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं असंतुष्ट रहता है। नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यवहारिकता से काफी दूर ले जाती है। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का मतलब सीधे सीधे है कि यह किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, ये सभी को पता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अवस्था में जो बालक होती है, बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, शारीरिक तथा मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने लगता है। मतलब इसका जो माइंड डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, वो काफ़ी परिपक्वता की तरफ चलता रहता है, परिपक्वता की ओर विकसित होता है और मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास भी इसका डेवलप हो जाता है। और वह अपने व्यवहार और आचरण और व्यक्तित्व के संबंधित गुणों की स्वयं ही उसकी आलोचना करने लगता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई कमी होती है, तो वह स्वयं ही उसे सुधारने की कोशिश करता है और पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं असंतुष्ट रहता है। तो इस एज में, इस अवस्था में बालक सोचता है कि मैं सब चीज़ में सर्वगुण संपन्न हो जाऊँ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। तो इस कारण से, सर्वगुण संपन्न न होने की वजह से उस बालक में असंतुष्टता की भावना विद्यमान होती है। आगे देखेंगे, नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यवहारिकता से काफ़ी दूर ले जाती है। आगे देखेंगे, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था क्या होती है? तो नैतिक विकास की यह चरम अवस्था होती है। परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात ही इसका विकास संभव होता है। यानी कि जब आप मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, तो यह क्या होगा? आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था आप में डेवलप होगा। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है तथा अच्छी तरह सोच समझकर किसी भी प्रकार का व्यवहार या आचरण करता है। अब व्यक्ति प्रत्येक कार्य नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, बालक होता है, जो भी काम करेगा एक नैतिक मूल्यों के लिमिट में रहकर काम करेगा। आगे देखेंगे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग 1927 से 1987 तक ने ही, इनकी जो जीवन काल थी 1927 से 1987 के बीच थी, इन्होंने 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इन्होंने ही नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां ली थी। कोहलबर्ग ने इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध हिंज की कहानी प्रसिद्ध है। हिंज की कहानी प्रसिद्ध है। इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार कर, यानी कि कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछना, निर्णय निकाला निर्णय निकाला कि यह जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। जो हिंद की कहानी इन्होंने सुनाया था, उसी के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई। इन अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो पूर्व पारंपरिक होता है या पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, तो यह शैशवावस्था या 4 से लेकर 10 वर्ष के बीच में होता है। 4 से लेकर 10 वर्ष के बीच होता है। आगे देखते हैं कि इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तथा अगर देखें, बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। जो बालक होता है इस अवस्था में, अपने से जो बड़े होते हैं, उन्हीं से पूरी नैतिकता सीखता है। वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात बाह्य घटना के आधार पर ही वह सही व गलत बताता है। बालक में तर्क एवं चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। इस स्तर को 2 अवस्थाएं में बांटा गया है, जैसे आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो इस अवस्था में बालक जो है आज्ञा इसलिए मानता है, क्योंकि देखा जाए, इसलिए मानता है कि उसे दंड न दिया जाए। इस अवस्था में बालक इस डर से कोई भी आज्ञा का पालन करता है कि उसे किसी तरह का दंड न दिया जाए, उसे डांटा न जाए या मार न दिया जाए। दूसरा देखेंगे, अहंकार की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, स्टेज ऑफ ईगो। इसमें ईगो की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में अहम का भाव रहता है, अहम का भाव उत्पन्न हो जाता है। आगे देखेंगे दूसरा, कन्वेंशनल स्टेज या पारंपरिक या परंपरागत अवस्था। तो कन्वेंशनल स्टेज जो बाल्यावस्था में होती है, 10 से 13 वर्ष के बीच में होता है।
इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। सर्वाधिक नैतिक विकास इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस अवस्था की भी दो अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रशंसा की अवस्था पहला देखते हैं, या उत्तम लड़का अच्छी लड़की अवस्था। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। तो इस अवस्था में मान लीजिए बालक है, कोई भी छोटा काम कर देता है तो वह प्रशंसनीय की अवस्था में होता है। जैसे आप मान लीजिए क्लास 5th में पढ़ा रहे हैं, क्लास 4th में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ने काफ़ी अच्छी राइटिंग में कॉपी लिखी है, तो उसमें बच्चे को अक्सर आप स्कूल में अगर पढ़ाते होंगे तो हमेशा आपको आपकी कॉपी में वेरी गुड लिखने की इच्छा जाहिर करता है। अगर आप नहीं लिखेंगे उसकी कॉपी में कि बेस्ट राइटिंग या वेरी गुड राइटिंग, तो आपसे खुद कहेगा कि सर वेरी गुड आपने नहीं दिया। तो इस तरह की जो प्रशंसाएँ होती हैं या जो भी छोटा-मोटा काम करता है, उसको प्रशंसा पाने की चाहत होती है, वो अपनी तारीफ़ सुनने की कोशिश करता है। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था। किशोर अवस्था में यह पाया जाता है 13 वर्ष के बाद की अवस्था में। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। इस अवस्था में भी दो अवस्थाएं होती हैं। तो पहला देखते हैं इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था में देखा जाए, बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इस अवस्था में देखा जाए तो बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है कि वह अपने इच्छानुसार कई अगर वो कोई भी काम करना भी चाहता है तो वो समाज को देख करके कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा उसके बारे में, तो उन सब की बातों के नीचे या संस्कारों के नीचे वो दब जाता है। संस्कारों और बड़ों समाज के बनाए नियमों कानूनों के अनुसार वह अपनी मर्जी से जो कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। उसे ये डर रहता है कि हमसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए जिससे समाज हमें बुरा कहे। तो इन सब की कुछ परिस्थितियों के अनुसार भी सामाजिक परिस्थितियों या समझौता के साथ वो क्या करता है, सामाजिक परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था में देखेंगे तो इस अवस्था में बालक स्वयं के निर्णय स्व-विवेक से लेता है। इस अवस्था में बालक किस काबिल हो जाता है, तो वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है कि उसे किस चीज़ की, मान लीजिए कोई भी उसका लक्ष्य है, तो अपने लक्ष्य के प्रति या कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें वह परिपक्व हो जाता है और वह क्या करता है, अपना अलग डिसीजन लेने लगता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।